हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर। आज से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन, जो कि स्टैटिक जीके हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, या कहीं से भी हो सकती है, जो कि रैंडम पूछे जाते हैं, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो उससे रिलेटेड डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, कोई इजी क्वेश्चन नहीं होंगे, और उनके साथ में मैं एडिशनल जानकारी भी दूंगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और बहुत ही इत्मीनान से आप लोग देखिएगा, स्किप ना करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज करेक्ट रिगार्डिंग 4 संवत्स। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान समझिएगा। विच एमंग द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज करेक्ट रिगार्डिंग 4 संवत। 4 संवत के रिगार्डिंग जो संवत होते हैं, मतलब संवत आप समझ सकते हैं ना, जिससे शक संवत, गुप्ता संवत, हिजरी संवत, ये सब जो संवत चलते हैं, इन संवत को दिया गया है और कहा गया है कि क्रोनोलॉजी बताइए कौन सी सही है, मतलब कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है। तो पहला ऑप्शन है गुप्ता, ग्रिगोरियन, हिजरी, शक, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको चारों में से चूज करना है। तो चारों आंसर में से आप एक सही आंसर तभी लगा सकते हैं जब आपको चारों के बारे में पता हो। तो जरा मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, शक लोग आए थे, वो आए थे 78 एडी में, 78 एडी में, 78 एडी में आए थे। फिर बात करते हैं गुप्ता की। गुप्ता आए थे 320 एडी में, गुप्ता आए थे 320 एडी में। और फिर हिजरी कब से माना जाता है? हिजरी के बारे में आप लोग जानते होंगे। हिजरी जो है, जब मोहम्मद साहब जो है अपनी मक्का से मदीना गए थे, तो उस जाने को, उस यात्रा को क्या बोला जाता है? हिजरा बोला जाता है। उस यात्रा को क्या बोलते हैं? हिजरा बोलते हैं। इसीलिए यहाँ से, इसी दिन से हिजरी संवत स्टार्ट हुआ था, जो कि 622 एडी है, 622 एडी। अच्छा, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, एडी क्या है? एडी क्या है? ये ईसा मसीह से रिलेटेड है, जिसे जीरो, मतलब जब सन जीरो आया था ना, सन शून्य जो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 1 2 3, तो उसे एडी, मतलब वहां से एक एडी स्टार्ट हुआ था। एन्नो डोमिनी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जिसे ईस्वी बोलते हैं हिंदी में। तो ये खुद एक क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर बोला जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या होता है? मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर का मतलब आप समझिएगा कि जो ईसा मसीह से रिलेटेड कैलेंडर है, उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और आंसर देने के। दो ऑप्शन हैं। मतलब मेरा कहना मतलब है कि आप इसके 2 आंसर दे सकते हैं। एक चीज, जब एसएससी जैसे छोटे एग्जाम, छोटे का मतलब है जो 1 डे एग्जाम होते हैं, उनमें अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, तब आप सबसे पहले ग्रिगोरियन लेंगे, क्योंकि ये जो भी 78 डेट है, 320 है, ये सब ग्रिगोरियन के आधार पर ही डिसाइड की गई है। तो सबसे पहले क्या देंगे? अगर यहाँ बीसी होता, किसी में डेट बीसी होती, तो हम मानते वो ग्रिगोरियन से पहले आया है। लेकिन यहाँ पे एडी लगा हुआ है, यानी एडी से 78 साल बाद शक है, एडी से 320 साल बाद गुप्ता है, तो हम पहले ग्रिगोरियन देंगे। पहले कौन सा आंसर देंगे? ग्रिगोरियन देंगे। यानी हमारा ग्रिगोरियन सबसे पहला किस में है? सेकंड में है। तो सबसे पहले हम क्या देंगे? ग्रिगोरियन, शक और हिजरी, फिर गुप्ता। लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिजरी सबसे बाद में आया है, हिजरी सबसे बाद में आया है। तो मैं आपको सीरियल करेक्टर बता दूं, सीरियल क्रोनोलॉजी बता दूं, तो ये ही आंसर सही दिया गया था एसएससी के जो एग्जाम हुआ था 1997 पे। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रिगोरियन पहले दिया था, इसलिए इसको आंसर करा गया था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा रहा है, तो ये कोई भी आंसर इसका सही नहीं होगा, ये कोई भी आंसर इसका सही नहीं होगा। मैं इस क्वेश्चन को पहले इसलिए रखा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं डिटेल में डिस्कस कर सकूं। जरा समझिएगा, ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो आज हम लोग यूज करते हैं, उस ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में अगर बता दूं, तो ये है वेस्टर्न कैलेंडर। ये कौन सा कैलेंडर है? ये है वेस्टर्न कैलेंडर। ये कौन सा कैलेंडर है? वेस्टर्न कैलेंडर है। यानी ये ईसाइयों का कैलेंडर है, ये क्रिश्चियन कैलेंडर है। जबकि बाकी तीनों कैलेंडर क्या है? हिजरी हो गया, शक हो गया और गुप्ता हो गया। ये तीनों कैलेंडर हिंदू कैलेंडर है। ये तीनों कैलेंडर कैसे कैलेंडर है? हिंदू कैलेंडर है। और हिंदू कैलेंडर क्या है? किसी भी राजा के उत्पत्ति, मतलब जब उनका शासन स्टार्ट हुआ तब से स्टार्ट हुआ था। लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर का कोई भी साक्ष्य नहीं है। एक ग्रिगोरी
पोप रहे हैं, पोप जानते हैं, पादरी जिन्हें बोलते हैं, वो ग्रिगोरी पोप रहे हैं। उन्होंने इसको 1582 में एक्सेप्ट किया था। मैं फिर से बता देता हूँ, 1582 में इसको एक्सेप्ट किया था। जब 1582 में इसको एक्सेप्ट किया था तो ये सबसे लास्ट में आ गया, क्योंकि 622 में हमने क्या पढ़ा, हिजरी पढ़ा। 622 में हिजरी पढ़ा तो सबसे बाद में किसे एक्सेप्ट किया गया, ग्रिगोरियन को एक्सेप्ट किया गया। तो मैं बता दूं, अगर ये यूपीएससी लेवल पे क्वेश्चन आता है तो इसका क्रोनोलॉजी जो होगी वो पहले होगी शक, फिर होगी गुप्ता, फिर होगी हिजरी और फिर होगी ग्रिगोरियन। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिया था, क्योंकि इस ऑप्शन ऐसे आएंगे तो आपको डिसाइड करना होगा कि कैसे हम उसका आंसर देंगे। तो एसएससी ने जो आंसर दिया था वो तो सेकंड दिया था, लेकिन अगर यूपीएससी में आता है तो क्रोनोलॉजी ये सही होगी। बाकी एसएससी में आप आएगा तो आप ग्रिगोरियन कैलेंडर को पहले ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द होम ऑफ गार्गी, मैत्री एंड कपिला, मतलब गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि गार्गी, मैत्री बोलेंगे, मैत्री और कपिला थे कौन, थे या थी, नाम से तो नहीं पता चल पा रहा, लेकिन मैं बता दूं ये तीनों महिलाएं थी। ये तीनों क्या थी, महिलाएं थी। ये वुमेन फिलोसफर थी। क्या थी, फिलोसफर, दार्शनिक थी, महिला दार्शनिक थी। कहाँ की थी, तो मैं आपको बता दूं ये मिथिला की थी। किसकी थी, मिथिला की थी। अब जरा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मिथिला, मिथिला कहाँ है, तो मिथिला कहाँ पड़ता है, बताइए जरा, आप सभी जरा सोचिए, मिथिला कहाँ पड़ता है। मिथिला पड़ता है अयोध्या के पास। कहाँ पड़ता है, अयोध्या के पास पड़ता है। अच्छा, मिथिला का उल्लेख कहाँ मिलता है, महाभारत में मिलता है। कहाँ मिलता है, महाभारत में मिलता है। और पाली साहित्य में मिथिला सुना होगा आपने, राम की कथाएं सुना होंगे तो उसमें मिथिला नगरी सुनी होगी। तो मिथिला जो नगरी थी वो अयोध्या के राजा द्वारा बसाई गई थी। अयोध्या के कौन से राजा द्वारा बसाई गई थी, तो राजा निमि को जानते हैं आप, राजा निमि राजा के, अयोध्या के राजा रहे हैं, उनके बेटे जिनका नाम था मिथि, क्या नाम था, मिथि, उन्होंने इसको बसाया था। उन्हीं के नाम पर इनका मिथिला नगरी पड़ी थी, निमि। अब निमि कौन थे, तो निमि के कौन थे, अब जरा ये सोचिए। तो निमि मनु के बेटे थे। निमि किसके बेटे थे, मनु के, यानी मनु फिर उसके बाद इनके पुत्र आए निमि, और निमि के बाद इनके पुत्र आए मिथि, मिथि ने मिथिला नगरी बसाई थी। ठीक है, यही इसी मिथिला नगरी में 3 दार्शनिक महिलाएं रहती थी, गार्गी, मैत्री और भारती, कात्यायनी और कपिला। ये सब महिलाएं जो है, क्या थी, वोमेन दार्शनिक थी, मतलब दार्शनिक थी, इसलिए इनका घर कहाँ माना जाता है, मिथिला माना जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। बहुत ही, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। जो भी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में, मतलब प्राचीन काल में, कौन सा इंडिया का एरिया अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अवंतिका नाम सुना होगा। अवंतिका किसमें था, 16 महाजनपदों में था। अवंतिका जिसे अवंती भी बोलते हैं और अवंतिका पुरी भी बोलते हैं। अवंतिका को क्या बोलते हैं, अवंती और अवंतिका पुरी, जो कि कौन सा एरिया था, मालवा का एरिया था। कौन सा एरिया था, मालवा जिसे सेंट्रल एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मालवा को क्या बोलते हैं, सेंट्रल इंडिया। अच्छा, अब सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो इसको एकदम एग्जैक्ट जगह देखते हैं तो ये आता है उज्जैन में। कहाँ आता है, अगर मालवा की जगह पे एग्जाम में ऑप्शन होता है उज्जैन, तो उज्जैन लगाते। क्या लगाते, उज्जैन लगाते। अब बात आती है कि मालवा का नाम उज्जैन है वर्तमान काल में। उज्जैन किस नदी के किनारे है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। किसके किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे है, जहाँ उज्जैन में कुंभ का मेला भी लगता है, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में।
ठीक है। तो अवंतिका किसे जानते थे? मालवा के नाम से। अवंतिका के उस समय कैपिटल क्या थी? अवंतिका के उस समय कैपिटल थी उज्जैनी। क्या थी? उज्जैनी। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, उज्जैनी का। क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, क्वेश्चन का लेवल अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें और दोस्तों तक पहुंचा दें ताकि वो भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा को वीडियो देखें यार। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा। ये सब एसएससी लेवल क्वेश्चन है और ये आज ये घुमा के जो है यूपीएससी लेवल तक पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 10 क्वेश्चन है। केवल 10 क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। डेली 10 क्वेश्चन लाऊंगा और डेली 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स, मतलब हड़प्पा के जो लोग हैं उनका सोशल सिस्टम कैसा था? अच्छा, सोशल सिस्टम की बात करते हैं, मतलब सामाजिक जो उनका सिस्टम था वो कैसा था, जरा समझिएगा। अच्छा, आप लोगों ने हड़प्पा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा होगा। आप लोगों का उसमें कहीं आर्मी का उल्लेख मिलता है क्या? कहीं उनकी आर्मी दिखती है? कहीं उनकी आर्मी दिखती है क्या? नहीं दिखती। कहीं उनके राजा दिखते हैं उसमें कि हाँ कोई राजा रहे होंगे? कोई दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। कोई स्लेव दिखते हैं? स्लेव का मतलब समझते हैं आप? स्लेव मतलब दास। कहीं कोई स्लेव दिखा उनके? उनकी जो आपने जितना इतिहास पढ़ा उनका, कहीं स्लेव कोई दास दिखा? नहीं दिखा। कुछ भी नहीं दिखता। यानी हाँ लड़ाई झगड़ा होता था ना, कुछ होता था, कुछ नहीं, ना ही कुछ भी नहीं होता था। मतलब कहने मतलब बहुत ही सादा जीवन वो लोग जीते थे। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? फेयरली। क्या होगा? फेयरली। एकदम सादा जीवन जो है वो लोग जिया करते थे। जो उनका सामाजिक सिस्टम था वो कैसा था? एकदम सादा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज? विच ऑफ द फॉलोइंग वेद, कौन सा वेद जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज, मतलब अर्ली वैदिक एज की जो सिविलाइजेशन थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो इंफॉर्मेशन देने का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, आपको पता होगा, एक आपको जानकारी होगी कि ऋग्वेद क्या है? ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे पुराना वेद है। ठीक है, जिससे हमें वैदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, सबके कल्चर के बारे में, सबके रिलीजन धर्म के बारे में, हर चीज के बारे में वो जानकारी देता है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सारे चीजों की जानकारी देता है। अथर्ववेद के बारे में आप जानते होंगे। अथर्ववेद जो है ये क्या है? ये जादू टोने वाला वेद है। और ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद में सबसे ज्यादा उल्लेख उल्लू शब्द का है। उल्लू का उल्लेख सबसे ज्यादा अथर्ववेद में है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को क्वेश्चन बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जरूर कर लें उसको। द यूनिवर्सिटी विच बिकम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा, मतलब पोस्ट गुप्ता मतलब गुप्ता जो आए थे उनके बाद के जो समय था, जो एरा था, उसको बोला गया पोस्ट गुप्ता एरा। तो पोस्ट गुप्ता एरा में सबसे फेमस यूनिवर्सिटी कौन सी रही बताइए? तो सबसे फेमस यूनिवर्सिटी रही है नालंदा। पोस्ट गुप्ता में सबसे फेमस यूनिवर्सिटी कौन सी रही? नालंदा यूनिवर्सिटी रही। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी कुमार गुप्ता ने। किसने बनाई थी? कुमार गुप्ता ने। कभी कभी नाम में आ जाता है कुमार गुप्ता प्रथम ने बनाई थी कि कुमार गुप्ता द्वितीय ने बनाई थी। तो याद ध्यान रखिएगा, कुमार गुप्ता फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लोगों ने मिलकर बनवाई थी। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, केवल कुमार गुप्ता करके आएगा, लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड कोई भी आता है तो दोनों लोगों ने मिलकर बनवाई थी। अगर दोनों आ जाते हैं ऑप्शन में तो फर्स्ट लगाएंगे आप आंसर। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में कुमार गुप्ता ही देते हैं, फर्स्ट सेकंड नहीं देते हैं। ठीक है, नालंदा के बारे में और बात कर लेते हैं। ये बुद्ध का केंद्र था। ये बुद्ध भिक्षु जो आते थे उनके लिए ये केंद्र बनाया गया था। उनके रहने खाने सारी व्यवस्था होती थी। ये 5वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच में कार्यरत रही है। इसमें दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे और काफ़ी प्रचलित यूनिवर्सिटी थी पुराने ज़माने की। बाकी यूनिवर्सिटी भी बहुत ही प्रचलित थी, जैसे तक्षशिला हो गई, वल्लभी हो गई, लेकिन नालंदा का प्रसार ज़्यादा था, जो कि बिहार में। नालंदा कहाँ है? बिहार में है, वर्तमान में बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट वाज कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर? किस सम्राट के, एम्परर का मतलब होता है सम्राट, किस सम्राट के दरबार में बाणभट्ट क्या थे? पोएट थे, मतलब कवि थे। बाणभट्ट को जानते होंगे। बाणभट्ट की 3 रचनाएं हैं। बाणभट्ट की
3 रचनाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आप सभी याद कर लीजिए उसे। हर्ष चरित्र पहली रचना है, हर्ष चरित्र। और दूसरी रचना है कादम्बरी, कादम्बरी दूसरी रचना है कादम्बरी। और तीसरी रचना है पार्वती, पार्वती परिणय, पार्वती परिणय। तीनों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इनकी, और हमेशा पूछी जाती हैं एग्जाम में। तीनों में से कोई ना कोई एग्जाम, अगर एसएससी का 75 एग्जाम हो रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है अगर एसएससी एक बार एग्जाम लेती है तो कम से कम 100 सेट तो आते ही हैं उसमें। उसमें 1-2 सेट में आपको एग्जाम जरूर, ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, 1-2 क्या 10 सेट में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। ये हर्ष चरित्र, कादम्बरी, पार्वती परिणय। अब आप समझ गए होंगे, एक कॉमन सेंस लग गया होगा कि बाण भट्ट किसके दरबार में रहे। तो हर्ष चरित्र मतलब हर्ष के बारे में उन्होंने लिखा है, तो हर्षवर्धन के काल में वो रहे हैं। किसके काल में रहे हैं? हर्षवर्धन के काल में रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है बाण भट्ट से, एक क्वेश्चन और ये बनता है कि बाण भट्ट जो कवि रहे हैं वो किस भाषा के कवि रहे हैं, किसके ज्ञाता थे, किस भाषा के ज्ञाता थे? तो ये संस्कृत के ज्ञाता थे। किसके ज्ञाता थे? संस्कृत के, संस्कृत के। तो बहुत ध्यान रखिएगा, किसके कवि थे? तो संस्कृत के कवि थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे, स्कॉलर थे ये, बहुत बड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द फर्स्ट अरेबियन सी, मतलब अरब सागर में किस भारतीय शासक ने सबसे पहले इंडियन नेवी को एस्टेब्लिश किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आने वाले एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा सकता है और पूछा गया है। एसएससी की सीजीएल में ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है 1999 में। तो क्वेश्चन है कि सबसे पहले इंडियन नेवी अरेबियन सी में किसने उतारी थी? कौन सा रूलर था जिसने सबसे पहले इंडियन नेवी उतारी थी अरेबियन सी में? तो सबसे पहले थे राजा राजा प्रथम, राजा राजा प्रथम। अच्छा, ये जो राजा राजा, राजेंद्र, राजा धीराज, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब चोल वंश के रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत जितना भी है उसमें ज़्यादातर चोल लोगों ने शासन किया है, जितनी भी नेवी रही है वो सब चोल ने चलाई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चोल शासकों ने ही क्या कराया था? नेवी चलाई थी, समुद्र में अपना विस्तार बढ़ाया था। और उसमें भी सबसे पहले किसने चलाया था? तो राजा राजा प्रथम ने चलाया था। किसने चलाया था? राजा राजा प्रथम ने। ये क्वेश्चन रट लीजिए, याद कर लीजिए, हम हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन, मतलब जैन के फर्स्ट तीर्थंकर। आप सभी को पता होगा कि जैन में 24 तीर्थंकर रहे हैं, सबसे बड़े 24वें तीर्थंकर अपने महावीर स्वामी रहे हैं। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे क्या? पार्श्वनाथ नहीं थे। ऋषभ, आप बताइए। ऋषभ थे। कौन थे? ऋषभ देव। सबसे पहले तीर्थंकर कौन रहे हैं? ऋषभ देव। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर रहने से पहले ये राजा हुआ करते थे। और किस वंश के राजा हुआ करते थे? तो इक्ष्वाकु वंश के राजा हुआ करते थे। किस वंश के राजा हुआ करते थे? बातों को सुनिएगा, इक्ष्वाकु वंश के राजा हुआ करते थे, इक्ष्वाकु वंश के। ठीक है, और इनका एक जो अलग नाम था वो क्या नाम था? आदिनाथ। आदिनाथ, इनका नाम था आदिनाथ। ये याद रखिएगा, ऋषभ का नाम था आदिनाथ। ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले इनका नाम, पहली बात नाम पूछा जा सकता है कि इनका निकनेम क्या था, तो आदिनाथ था। और सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ थे, ऋषभदेव। और किस वंश के थे? तो ये इक्ष्वाकु वंश के थे। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मेरा मोटिवेशन उतना ही बढ़ेगा। द इंडियंस वाज ओपनड बाई, मतलब जो सिल्क रूट है वो किसने ओपन किया? इंडियंस के लिए। इंडियंस के लिए सबसे पहले सिल्क रूट किसने ओपन किया था? सिल्क रूट आप समझते हैं, बहुत टेक्निकल वर्ड है ये। सिल्क रूट जो है वो टेक्निकल वर्ड है, सिल्क रूट। तो सिल्क रूट आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर ये भारत है तो इधर पाकिस्तान, इधर सेंट्रल एशिया आता है। इधर क्या आता है? सेंट्रल एशिया। तो जो रास्ता ये जो भारत से सेंट्रल एशिया के बीच जाता है व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, उसे ही मेनली क्या बोलते थे? सिल्क रूट बोलते थे। इधर क्या है? भूमध्य सागर है, उतना यूरोप है, ये सबसे जो इनका जो व्यापार होता था पुराने ज़माने में, ये सब बोलते थे सिल्क रूट। क्या बोलते थे? सिल्क रूट बोलते थे। तो सबसे पहले सिल्क रूट भारत के लिए किसने खोला था? तो कुषाण वंश के शासकों ने खोला था। किसने खोला था? कुषाण वंश के शासकों ने। अब तो आपको आंसर पता लग गया होगा, कुषाण वंश के शासकों ने सबसे पहले सिल्क रूट खोला था। कुषाण वंश के शासक कौन रहे हैं?
कनिष्क रहे। कनिष्क रहे कौन है? कनिष्क रहे। तो इसका आंसर होगा सिल्क रूट के सबसे पहले किसने खोला, या जो सिल्क रूट था वो इंडियंस के लिए सबसे पहले क्या हमें उन्होंने ही स्टार्ट किया था, उसके अलावा कोई नहीं गया उधर से। तो उसके बाद गए हैं लेकिन उनके समय उससे पहले कोई नहीं गया, तो स्टार्ट किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सभी को पसंद आई होगी वीडियो। क्वेश्चन के लेवल आप सब बताइएगा कमेंट में कैसे रहे हैं, और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूँगा। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि आज मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हुए हैं, आने वाले समय में हो सकता है मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन, कभी पॉलिटी के क्वेश्चन, ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन कभी ना कभी कराएंगे। और क्वेश्चन वाइज आप लोग पढ़िए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के बारे में पढ़िए फिर उसके थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिए तो जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं और जल्दी समझ में भी आता है। और ये भी थोड़ा सा होता है ना कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो हर चीज़ आ जाएगी उसमें, कवर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।